हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के बारे में। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से हो सकता है आपसे रेट कांस्टेंट के लिए क्या पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, वेग स्थिरांक क्या है बताइए। ठीक है, या आपसे अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन में वेग स्थिरांक की यूनिट पूछता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर के लिए आपको पूछ ले, यूनिट ऑफ आपके लिए पूछ ले, जीरो ऑर्डर के लिए पूछ ले, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ ले। इस तरीके से आपको जो के है उसकी वैल्यू पूछता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है, यूनिट पूछता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी बताते हैं, पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो टॉपिक के स्टार्ट में आपका एक लॉ पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ठीक है, तो उसी नियम की सहायता अपन यहां पर लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की सहायता से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से हम क्या कहेंगे, निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। इसके बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम 11वीं क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहां क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो आपकी अभिक्रिया का वेग है वो आपके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगा। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर अपन इस चीज को समझते हैं। तो देखो, एक सामान्य अभिक्रिया हेतु, ठीक है, देखना भाई, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ए प्लस बी, और यहां पर आपका एक और रिएक्टेंट है सी और सी, ठीक है, जो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं भैया आपका। ठीक है, यहां पर आपको पता है ए का मोल ए है, बी के मोल बी है और सी के मोल स्मॉल सी है। ठीक है ना, यानी ये जो ए बी और सी जो स्मॉल वाले हैं वो लगा रखे हैं, वो क्या है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमितीय गुणांक है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं वेग लिखूंगा, रेट लिखूंगा, अभिक्रिया का वेग लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा भाई, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं, केवल रेट लिख देते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, dx अपॉन dt या dc अपॉन dt लिख दो, बात कोई भी एक ही है। ठीक है ना, x का भी मतलब हम यहां किससे ले रहे हैं, सांद्रता से। x नहीं लिखना चाहते आप, dc अपॉन dt लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समानुपाती होगा किसके, a की कंसंट्रेशन a के, B की कंसंट्रेशन B के और C की कंसंट्रेशन C के। ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती हो जाता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको बताया था, मोल्स को कहां लगा देते हैं, पावर की फॉर्म में। यहां जितने मोल्स होंगे आप उसको घात के रूप में लगा दोगे। ठीक है, तो हमने यहां पर A B C मोल्स थे आपके, जिनको घात की फॉर्म में हमने लगा दिया। और जब समानुपाती का चिन्ह हटा के आप एक बराबर का निशान लगाते हो तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई, कि जो अभिक्रिया का वेग है dc अपॉन dt है वो बराबर होगा किसके, कांस्टेंट आ गया k, और फिर a की पावर a के, b की पावर b के और c की पावर c के। और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, इस एक्सप्रेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेग नियम व्यंजक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेट लॉ, वेग नियम व्यंजक कहते हैं हम इसको। ठीक है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी आपके अभिकारक हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन समान हो, ठीक है, अगर इनकी कंसंट्रेशन समान हो, समान का मतलब सभी की कंसंट्रेशन कितनी हो, एक हो, तो अगला पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं, यदि समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं समान हो का मतलब क्या है, सबकी क्या हो, इकाई हो, समान हो, अर्थात इकाई हो। दैट मीन्स जो a की पावर आपने a लिखा है एंड जो b की पावर आपने b लिखा है और जो c की पावर आपने c लिखा है, सभी की कंसंट्रेशन कितनी है, एक है। तो यहां पर एक लिखूंगा तो एक का गुणा कुछ भी करो एक ही आएगा, और एक का गुणा अगर आप के से करोगे तो कुल मिला के क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, भाई
कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग है जो dc/dt है, यानी जो अभिक्रिया का वेग है जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेग स्थिरांक क्या है तो आप क्या कहोगे, वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं क्या हो, एक हो या इकाई हो। ठीक है, जब समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हो तो जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो ही आपका क्या है, वेग नियतांक है। ठीक है, पहले इस चीज को लिखो, फिर आपको मैं थ्योरी में यहां भी लिखा दूंगा। ठीक है, चाहे मिटा के अपन लिख देंगे, पहले इस बात को लिख लो, सारी बातों को लिखो भाई, पहले इसको लिख लिया भाई, चलें आगे। ठीक है, क्या लिखोगे, के यहां पर क्या है, मैं आपको के का नाम लिख देता हूं। के बराबर है आपका वेग नियतांक, वेग स्थिरांक, ठीक है, जिसको आप नियतांक, जिसको आप वेग गुणांक भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और इसका नाम क्या है भाई, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक या रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, आपको इसको अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिए। अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखोगे, किसी अभिक्रिया का वह वेग, किसी अभिक्रिया का वह वेग जहां समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं कैसी हो भाई, इकाई हो, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, ये लो भाई, आपके लिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, इस चीज को भी आप लिख लो, आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे। के कितने नाम है वो भी मैंने आपके लिए बता दिए, लिख लो भाई पहले इस बात को। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आसानी से इसको लिख लो। ठीक है, मिटा दूं मैं भाई इसको। चलो आगे की बात करते हैं, अब देखना, अब हम पढ़ते हैं कि वेग नियतांक के हम मात्रक कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ वेग नियतांक के बारे में एक दो चीजें और हैं कि किस पे ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो उस चीज को भी मैं आपको लिख देता हूं, फिर हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, देखना क्वेश्चन यहां से 1 नंबर का बनेगा भाई आपके लिए। ठीक है, यूनिट पूछ ले चाहे डेफिनेशन पूछ ले, क्वेश्चन आपको 1 नंबर का यहां से मिल सकता है आज के लेक्चर से। ठीक है ना भाई, देखना, तो जो आपका रेट कांस्टेंट था, जो वेग नियतांक था, उसका मान किस पर निर्भर करता है, सबसे पहले तो याद रखोगे उसका मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। भाई कोई सा भी कांस्टेंट हो ना, अधिकांश जितने भी आपके मैक्सिमम कांस्टेंट है सब किस पर निर्भर करते हैं भाई, टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। तो पहली बात तो क्या याद रखोगे कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, जो आपका वेग नियतांक है, उसके जो मात्रक है वो किस पर निर्भर करते हैं, वो अभिक्रिया की प्रकृति, या आप ऐसे भी कह सकते हो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप क्या याद रखोगे, एक पहली चीज क्या याद रखोगे कि जो वेग नियतांक के मान है, जो वेग नियतांक के का मान किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। आपसे पूछ ले भाई रेट कांस्टेंट किस किस पर अफेक्ट करेगा, किस किस पर वो डिपेंड करेगा, तो आप लिख सकते हो। दूसरा दूसरा देखो, वेग नियतांक के मात्रक का मतलब यूनिट, इकाइयां। ठीक है, वेग नियतांक के मात्रक, अभिक्रिया की प्रकृति, या आप क्या बोल सकते हो, या आप कह सकते हो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगी तो के मान भी बदल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई कि के की कितने तरीके की यूनिट है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाओगे आप, वेग नियतांक के मात्रक या वेग नियतांक की इकाइयां, वेग नियतांक की इकाइयां, या आप क्या लिख लो, मात्रक लिख लो। ठीक है, बात दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, देखना, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट्स भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट से हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे उसको देखो। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया के वेग की, तो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला क्या है भाई, डीसी अपॉन डीटी। डीसी का मतलब क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। डीसी का मतलब क्या है भाई, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। और टी का मतलब यहां किस में है भाई, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, यही है। तो कंसंट्रेशन है ऊपर तो, और नीचे क्या है भाई, टाइम है, ये कह सकते हैं अपन, बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक रिएक्शन लेते हैं और फिर अपन फॉर्मूला निकालते हैं फाइनल, ठीक है। तो देखो सपोज अ रिएक्शन, एक रिएक्शन अपन ले लेते हैं, सपोज ए रिएक्शन, और रिएक्शन क्या ले लिया अपन ने, ए बी बी सी सी, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं आपका पी, ठीक है, वही जो अभी अपन ने रिएक्शन ली थी। अब यहां पर अपन अगर रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या लिखेंगे अपन, जो रेट होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर ए के, बी की पावर बी के, और सी की पावर सी के। अभी अभी हमने रेट लॉ लिखा था, और समानुपाती हटा के मैं बराबर यहीं लगा देता हूं और एक कांस्टेंट आएगा के, यही आएगा। और अगर रेट लिखनी है तो रेट की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, डीसी अपॉन डीटी या कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो चलो इसको लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं सांद्रता और अपॉन टाइम, टाइम का मतलब समय, ठीक है। और यहां आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ही है, यहां ए की कंसंट्रेशन है या बी की कंसंट्रेशन है या सी की कंसंट्रेशन है, तो कुल मिला के जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर हमने क्या रखी है, सांद्रता ही रखी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई के बराबर क्या है, सांद्रता की पावर 1 है, ठीक है। यहां भी सांद्रता की पावर क्या है, 2 है, 2 का मतलब बी है, और यहां भी सांद्रता की पावर आपकी क्या है, सी है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अंदर क्या रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कंसंट्रेशन ही तो रखी है भाई, यूनिट्स ही तो निकाल रहे हो आप। अब जब आपको पता है कि घात बेस आपका समान हो, घात अलग अलग हो, तो घात जुड़ जाती है। जैसे आपकी 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर आपकी क्या हो, 3 हो, 10 की पावर -1 हो, तो इन सबको आप ऐड कर देते हो ना, तो क्या आ जाएगा आपका, 10 की पावर 4 आ जाएगी, एक कट जाएगा, यहां से एक बचेगा, तो 3 और 1 कितनी हो जाएगी, 4। तो कुल मिला के जब आपका बेस सेम हो तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये मैथ में आप पढ़ चुके हैं इस बातों को। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, देखो नीचे में आपको दिख रहा है क्या साफ साफ, हाँ चलो दिख जाएगा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सांद्रता बटे समय, और ये बराबर हो जाएगा किसके, के, और यहां पर सांद्रता और पावर जुड़ जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। एक बार यहां तक लिखो, फिर मैं आपको मिटा के आगे बताता हूं भाई, यहां तक लिखो पहले एक बार, वीडियो को पॉज करके भाई आप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहां से मिटा दूं अब मैं, चलो अब देखना, यहां से देखना, एक फाइनल फॉर्मूला निकाल के आएंगे अपन, और उस फॉर्मूले से अपन यूनिट्स निकालेंगे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। देखना यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि भाई के को अगर मैं सांद्रता को नीचे लाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, तो सांद्रता नीचे आ जाएगी, और समय आपका अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो देखो यहां से के को यहां रख रहा हूं, सांद्रता को नीचे ला रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, के बराबर ऊपर है आपका सांद्रता और नीचे है आपका सांद्रता की पावर। और देखो इन सब घातों को मिलाकर, है ना, हमने एक अलग से घात दे दी, जिसको क्या रख दिया हमने n, ठीक है। n बराबर क्या है, इन सभी घातों को मिलाकर हमने एक अलग से घात रख दी, जिसका मान क्या रख दिया हमने n, ठीक है। तो यहां इन सब घातों को जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने एक अलग से घात रख दी, उसका नाम क्या है भाई, n, ठीक है। तो मैं यहां घात रख देता हूं n। अब आपको पता है टाइम ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा, तो समय आपका हो गया इनवर्स में, ठीक है। अब आपको पता है यहां भी बेस सेम है, तो अगर मैं नीचे से चीज को ऊपर ले जाता हूं तो घात किस में हो जाती है, माइनस में। जैसे यहां से समय को ऊपर ले गया तो समय क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसी तरह अगर मैं सांद्रता की पावर n को ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगला फॉर्मूला आपका कैसा बनेगा, k बराबर सांद्रता की घात, अब यहां कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा तो n किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या बचा आपका, समय इनवर्स। समझ गए बात को। अब देखो सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई मोल, और नीचे क्या लिख सकता हूं, प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर।
और इसकी घात क्या है 1 माइनस n, और समय को किस में लिखते हैं अपन, सेकंड में, तो सीधा लिख दो सेकंड इनवर्स। समय क्या हो गया आपका, सेकंड इनवर्स। तो आपकी ये यूनिट निकल के आई मोल प्रति लीटर 1 माइनस n, और क्या आया आपका सेकंड इनवर्स। तो ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको भाई फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने के का ये फॉर्मूला कैसे निकाला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट बताओ, ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो फाइनल जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन आपको याद रखो या मत रखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला भाई आया कैसे, ठीक है। अब देखो, अब अपन अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं, ठीक है ना, के की यूनिट निकालते हैं। देखना भाई, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन फर्स्ट नंबर पे शून्य कोटि अभिक्रिया के मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के मात्रक, ठीक है, अभिक्रिया के मात्रक, यानी यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, n बराबर जीरो। यहां पर जो n है वो n किसको बता रहा है, यहां जो आपका n है वो क्या बता रहा है आपको, अभिक्रिया की कोटि। क्या बता रहा है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बता रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि अगर जीरो हो तो n का मान कितना रखोगे, जीरो, और जीरो के लिए निकाल रहे हो, शून्य कोटि के लिए निकाल रहे हो, तो के भी क्या रख दोगे आप, जीरो। यानी के नोट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, ऊपर है आपका मोल, नीचे क्या है लीटर, और 1 माइनस क्या रखोगे, जीरो, और इधर क्या है आपका सेकंड इनवर्स। तो एक में से जीरो घटाओगे एक ही बचेगा भाई, एक ही बचेगा ना। तो कुल मिला के आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोल प्रति लीटर की पावर क्या बची, 1। यही कह सकते हो भाई आप कि मोल प्रति लीटर बचा यहां से आपका, और यहां क्या बचा आपका, सेकंड इनवर्स बचा। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, मोल, और आपको पता है लीटर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो लीटर इनवर्स, ठीक है। और सेकंड तो इनवर्स में रखा ही है, यानी जीरो ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट आया उसकी यूनिट क्या है भाई, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आई आपकी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या आया आपके, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड इनवर्स तो हर एक में चलेगा, ठीक है ना। आपको जो अंतर आएगा वो मोल प्रति लीटर वाली यूनिट में ही आएगा, क्योंकि यही तो हम n का मान रखेंगे, तो सेकंड इनवर्स तो सब में चलेगा, चाहे किसी के लिए भी आप मात्रक लिख रहे हो, जो अंतर आएगा वो मोल प्रति लीटर में आएगा, ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक आपका ये रहा, इसको लिखो। फिर द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, उनके लिए भी अपन मात्रक लिखेंगे, ठीक है भाई। इसको लिख लो पहले, चलें आगे। आसान है, एक नंबर में डायरेक्ट पूछेगा आपसे शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई लिखिए, ठीक है। तो आपको ये जो फाइनल मैंने लिख रखा है ये आपको याद रखनी है, इस फॉर्मूले को याद रख लो, और आप किसी के लिए भी आराम से निकाल सकते हो, चाहे आपसे फर्स्ट ऑर्डर पूछे, जीरो ऑर्डर पूछे, थर्ड ऑर्डर पूछे, सेकंड ऑर्डर पूछे, सबके लिए आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखना भाई, द्वितीय कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए देखना। अब सेकंड, प्रथम तो हमने, शून्य कोटि तो हमने पढ़ लिया, अब लिखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब प्रथम कोटि बोला है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखना भाई, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, K1 आ जाएगा अब, ठीक है। क्या लिखा था फॉर्मूला, मोल प्रति लीटर की पावर क्या, 1 माइनस n, n का मान कितना है 1, तो मान हो जाएगा 1, और इधर क्या था, सेकंड इनवर्स, यही था फॉर्मूला। n की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, यानी ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 0, और सेकंड इनवर्स। और किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ये बात याद रखोगे। किसी की भी घात अगर 0 आ जाए तो उसकी जो इकाई है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। चलो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना साफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखोगे आप, इसकी वैल्यू तो हो गई 0, बचा क्या आपके लिए, सेकंड इनवर्स। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका
फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट आई वो कितनी आई भाई, सेकंड इनवर्स। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो इकाई निकल के आई वो क्या निकल के आई भाई, सेकंड इनवर्स। अब इसी तरीके से आप किसके लिए देख लो भाई, द्वितीय कोटि के लिए देख लो, द्वितीय कोटि के लिए देख लो। ठीक है, तो द्वितीय कोटि की इकाई क्या होगी भाई, देखो यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n बराबर क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, K2 बराबर मोल प्रति लीटर, और आपको पता है यहां पर क्या रखोगे भाई, 1 माइनस n, n कितना है 2, और इधर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप देखो यहां केवल L लिख दो, क्योंकि ऐसा यूनिट में अपन केवल L से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पता है कि एक में से आपका 2 जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा, तो मोल प्रति लीटर, और इधर क्या आ जाएगा भैया आपका माइनस का 1, और इधर क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मोल आपका ऊपर ही है, तो यहां तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स आ जाएगा। अब लीटर ऊपर जाता तो किसका होता, माइनस का होता। अरे लीटर ऊपर जाता तो किसका होता, माइनस का होता, और ऊपर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहां पर मोल इनवर्स और लीटर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और फिर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ये किसके मात्रक है भाई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के ये मात्रक है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको अगर थर्ड ऑर्डर पूछ लेता, ठीक है, क्या पूछ लेता वो भाई, तृतीय कोटि के लिए पूछ लेता, तृतीय कोटि की इकाई पूछ लेता, तो थर्ड ऑर्डर के लिए आप क्या लिखते, n का मान आप 3 कर देते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लिखते आप, मोल K3 बराबर मोल लीटर, और 1 माइनस क्या लिख देते 3, और फिर क्या लिख देते आप, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या बचता, मोल प्रति लीटर -2 बचता, और इधर सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाती भाई, K3 की यूनिट क्या हो जाती, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर, लीटर ऊपर जाता किसका होता, माइनस का होता, और माइनस ऊपर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, यानी लीटर स्क्वायर, और क्या हो जाता, सेकंड इनवर्स हो जाता। ठीक है, ये किसकी आ जाती भाई, तृतीय कोटि की आपकी इकाई आ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रथम कोटि, शून्य कोटि, तृतीय कोटि, फर्स्ट ऑर्डर सबकी मैंने आपको यूनिट्स बता दिए। एक बार आप इनको लिख लो भाई, सबको लिख लो पहले, एक बार लिख लिया। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना काफी है। आज मैंने आपको यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको नहीं बताई है, यूनिट्स बताई है मैंने आपको कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे। अब ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और इसके आगे एक टॉपिक और आएगा, अणु संख्यता, इसको मैं कवर करने वाला हूं भाई अगले रिएक्शन में। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि क्या है, कैसे आप क्या, अभी तो एक्सप्रेशन आएंगे आपकी, शून्य कोटि का पूरा एक डेरिवेशन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।